सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। 86 के आसपास जो हाई बना था स्टॉक इस समय 40 के नीचे। अब ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि पिछले 1 साल से स्टॉक दबाव में था। कंपनी के बिज़नेस में कोई कमी नहीं है। लगातार बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रही है क्वार्टर दर क्वार्टर। आप देखें हमेशा रिज़ल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और अब तो 2.0 शुरू हो चुका है। यानी सुज़लॉन नए बिज़नेस में एंट्री कर चुके हैं, सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में। ऐसे में क्या अब आने वाला जो समय सुज़लॉन के लिए काफ़ी शानदार होगा या अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है? क्योंकि बाज़ार की प्रॉब्लम अभी भी जो की त्यों है। बाज़ार में दबाव की स्थिति है, एफआई बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 39.99 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.52% की गिरावट के साथ। अब देख सकते हो कि सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे को। बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। उसके बाद भी यहाँ पे लगभग आधा परसेंट की ही गिरावट हुई है। ये साबित करता है कि स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे दबाव में नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। इसी वजह से बाजार में भले गिरावट हो, स्टॉक सुजलॉन मजबूत है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ पाओगे कि कितनी गिरावट हुई है पिछले 1 सप्ताह में स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देखो कि 7.5% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अब पिछले 1 महीने में स्टॉक 16.43% गिर चुका है। और अगर हम बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे 22.71% के आसपास की गिरावट हुई है। 6 मंथ में स्टॉक 30.9% गिरा है। तो बात करें अगर 9 मंथ की तो 40.11% की भारी गिरावट हुई है। 40% गिर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली ये स्टॉक लगातार गिरा है। कहीं पे कोई संभावना पॉजिटिव नहीं बनी है। इसमें गिरावट का सिलसिला लगातार बना है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से उम्मीद है कि फिर बेहतर कर पाएगा, एक बाउंस बैक दे पाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हो 3 मंथ का जो इसका हाई है वो 55.05 था, उससे स्टॉक नीचे ऑलरेडी आ चुका है। जबकि 1 ईयर का इसका 74.30 का था और 3 ईयर का इसका 86.04 है और यही इसका 5 ईयर का हाई है। यानी 86 तक चला गया कोविड काल के बाद में। अब 3 मंथ का लो इसका देखें तो 39.13 का है और ये इसका 1 ईयर का लो बन गया जो अभी रिसेंटली इसने बना दिया है। 39 तक स्टॉक पहुंचा है, उसी के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है क्योंकि बाजार में भी बहुत भारी गिरावट है जिसकी वजह से ये स्टॉक दबाव में आया है। वैसे 3 ईयर का लो इसका 6.95 नहीं, 7 रुपये के आसपास स्टॉक था। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी। 5 ईयर का लो इसका 4.04 था और कोविड काल में स्टॉक मात्र 2 रुपये के आसपास था और उसके बाद इसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। एक मल्टी बैगर स्टॉक था लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जर्मन की कंपनी है फ्लेंडर, उन्होंने यहाँ पे एक नई फैसिलिटी इनॉग्रेट की है। तो कंपनी अब 13.5 मेगावाट के क्लास विंड मिल के लिए गियर बॉक्स टेस्ट कर चुकी है। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री इनकी है साउदर्न इंडिया की जो चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में, ये कंपनी 13.5 मेगावाट का क्लास विंड मिल्स बनाने जा रहे हैं। तो ये एक लार्जेस्ट टाइप ऑफ विंड मिल्स होगी जो अभी तक देखिए पावर जनरेशन कैपेसिटी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं ये, जो कंपनी गियर बॉक्स का टेस्ट कर चुकी है। तो देखो कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में एंट्री कर चुकी है, तो फ्लैंडर की वजह से भी देखें तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अब समय क्रिएट हो रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट दिया। तमिलनाडु सरकार की तरफ से विंड एनर्जी सेक्टर को पहले इसी सबसे पहले अपनाया गया। इंडिया के अंदर देखें तो तमिलनाडु सबसे पहले विंड एनर्जी को अपनाने वाला राज्य बना था और वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारी कंपनियों ने एंट्री की। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 मेगावाट का क्लास विंड मिल्स ऑलरेडी गियर बॉक्स जो है उसको यहाँ पे टेस्ट किया गया था, लेकिन अभी इसको 13.5 मेगावाट तक पहुँचाया गया। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे गियर बॉक्सेस की वजह से लो रोटेशनल जो स्पीड है उसको हाई स्पीड में बदला जा सकता है। यानी वो जो विंड मिल की स्पीड है वो गियर बॉक्स की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनाई जा सकती है। तो इसमें एक बड़ा रोल है गियर बॉक्स का और ये एक बड़ा अचीवमेंट है।
तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त करना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसमें 100 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन होगा वो विंड एनर्जी का भी होगा। तो इस समय देखें तो विंड एनर्जी की जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी 54 गीगावाट की है और 30 गीगावाट के प्रोजेक्ट है जो इस समय प्रोग्रेस में है, पाइपलाइन में है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए इस समय इंडिया की जो एडिंग जो 3 से 4 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी एनुअली ऐड हो रही है और फाइनल 2025-26 से अब देखें तो इसमें और तेज़ी आने की संभावना बन रही है। तो कुल मिला के देखो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है इस समय। सुजलॉन एनर्जी भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट ऑलरेडी हमें देखने को मिला 29 जुलाई 2025 को, जहाँ पे टोटल 51.51% का जो योगदान यानी 51.5% का रिन्यूएबल के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया गया है। यानी आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 203 गीगावाट की, जिसमें 44.50 गीगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से और 29.89 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से और 30.29 गीगावाट की कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के माध्यम से पूरी की गई है। यानी एक तरह से देखें तो अब ऊर्जा की जो हम खपत है उसमें 50% योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का ऑलरेडी हो चुका है। तो आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सोर्सेज के माध्यम से बिजली का निर्माण होगा और उसको इस्तेमाल किया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा। तो आने वाला समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ऑफशोर विंड के लिए देखें तो बहुत सारी साइट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है। ऑफशोर विंड में देखें तो 36 गीगावाट की जो गुजरात कोस्ट के ऊपर कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है, उसकी जगह आइडेंटिफाई की गई। इसके अलावा 35 गीगावाट की तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर भी कैपेसिटी ऐड हो सकती है। तो इस समय गवर्नमेंट तमिलनाडु और गुजरात के लिए जगह देख रही है। आने वाले समय ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। तो इस समय सुइलोन जैसी कंपनियां के लिए एक मौका तो आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मौका है इसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंपनियां भी मैदान में आ चुकी हैं। ऐसे में अब कह सकते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ेगी, लेकिन सुइलोन ने भी अपना रास्ता तलाश लिया है। सुइलोन अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री की है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के सिस्टम में भी, यानी वहाँ पर भी अब कंपनी काम करेगी, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया की जो पावर कैपेसिटी प्रोजेक्ट की गई 63 गीगावाट इस समय देखें तो 2026 से 27 तक और टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी देखो कि 2030 तक 107 गीगावाट तक क्रॉस कर जाएगी। यानी आने वाले समय भी विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं और ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां फिर से शानदार करेगी। गिरावट का सिलसिला जैसे थमेगा, सुइलोन जैसी कंपनियां फिर से बेहतर तरीके से दौड़ पाएगी और जब तेज़ी बनती है तो आप समझो उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, मौका नहीं मिलता है। इसीलिए डिप में गिरावट के समय एक अच्छी संभावना दिखाई देती है एज़ अच्छे स्टॉक के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है निचले लेवल से खरीदारी करने का। अब सुइलोन के प्लस पॉइंट की बात हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो एक समय 12,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज में थी 2020 के पहले, वो कर्ज मुक्त हो चुकी है और बहुत अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है लगातार। कंपनी पिछले 5 साल का अगर सीएजीआर देखें तो 22.9% के आसपास, जो बहुत ही बेहतरीन है, जो साबित करता है कि सुइलोन मजबूत कंपनी। अब सुइलोन को दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू पे आ चुका है। तो एबीबी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका 76.95 का पी रेशियो है और मार्केट कैप के लिहाज से ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका 1,28,458 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सीमेंस नंबर 2 पे है जहाँ पे 71.18 का पी रेशियो है और इसका मार्केट कैप भी 1,16,412 करोड़ के आसपास है। हिटाची नंबर 3 पे, इसका 130 का पी रेशियो है, इसकी मार्केट कैप 1,15,264 करोड़ की है। सीजी पावर की 101 का हाई पी रेशियो है और 1,12,677 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। सीमेंस ENAR 85.27 का पी रेशियो है, 1,04,008 रुपीज़ का यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप है और जीई वरना का देखें तो 88.65 का पी रेशियो है और 9,90,65 रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। अब बात करें भेल की, तो यहाँ पे भेल का 110 का पी रेशियो है और इस लिस्ट में सुइलोन देखें तो इसका पी रेशियो मात्र 16.84 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस लिस्ट में सबसे कम पी रेशियो सुइलोन का ही है और इसीलिए आने वाले समय सुइलोन यहाँ से बेहतर कर सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।